बच्चों, आज हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सेल। देखो, अभी तक आपने जो बायोलॉजी देखा, बायोलॉजी में क्या देखा? आपने प्लांट्स देखे, आपने एनिमल्स देखे, आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, ठीक है। आपने प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस देखा, ठीक है। फिर एनिमल्स में भी आपने जो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ठीक है, हर तरह के एनिमल्स देखे, आपने फंगाई देखा, बैक्टीरिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो अगर आप एक ह्यूमन बॉडी पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब ये चैप्टर उन लोगों के लिए एक शुरुआत है जो अपना फ्यूचर मेडिकल में देखते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक चीज है, ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। बायोलॉजी का एक तरह से एक नया, आपके लिए एक नया, समझो एक नई चीज चालू हो रही है बायोलॉजी। जो बायोलॉजी आप आज तक जानते हो उस बायोलॉजी से एक डिफरेंट चीज आज चालू हो रही है, ठीक है। 8th में इसकी ये शुरुआत है, 9th में और ज्यादा डिटेल में, 10th में तो फुल डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सो चैप्टर का नाम सेल है, ठीक है। सेल, मैंने आपको कहा इसमें अभी आप ह्यूमन बॉडी, तो देखो इसमें जो सेल है, सेल जो आपको समझाया गया है पूरे चैप्टर में, वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स समझाया गया है। और जहाँ एनिमल्स की बात आती है वहां हम, ठीक है, मतलब एनिमल्स और हमारा, मतलब जैसे सेल पढ़ रहे हो तो जो आप एनिमल्स का स्ट्रक्चर पढ़ोगे वही हम इंसानों का भी है, ठीक है। प्लांट्स का तो सब एक जैसे ही होता है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं, उनके अंदर सेल का फॉर्मेशन वगैरह होता है। तो चैप्टर कैसे, सेल नाम है, ठीक है। सो हम सेल क्यों पढ़ रहे हैं? तो सेल आपको देखो, मैं ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा है, ठीक है। मैं क्या हूँ? एक ऑर्गेनिज्म, पूरा एक प्राणी आपके सामने खड़ा है। तो ऑर्गेनिज्म किससे बना है? तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन्स से बना है। ऑर्गन्स मतलब कि हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ठीक है, हर ऑर्गन है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हर तरह का ऑर्गन है, तो जाके ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्गन्स कहाँ से बने? ऑर्गन्स बने टिश्यूज से। ऑर्गन्स कहाँ से बने? टिश्यूज से, ठीक है। अब टिश्यू कहाँ से बना? टिश्यू बना ग्रुप ऑफ सेल्स से। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हुए तो बने टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ आया सेल। आप सोच रहे हो कि सेल क्यों पढ़ना है? तो आप जो हो, आपका एग्जिस्टेंस जो है वो सेल पे ही है। आपका पूरा एग्जिस्टेंस सेल पे ही है। सेल नहीं होता तो आप नहीं होते, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स, जब आपकी मदर ने आपको बर्थ दिया, ठीक है। जब आपकी शुरुआत किससे हुई? मतलब जब आप मम्मा के अंदर थे, जब चालू हुई सारा ये प्रोसेस, चालू कहाँ से हुआ? वो सेल से हुआ, ठीक है। एक सेल था, वो मल्टीप्लाई करता गया, मल्टीप्लाई किया, और फिर मतलब फाइनली बेबी में डेवलप हुआ और आप निकले, ठीक है। वो डिटेल में है आगे के चैप्टर में। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मैं स्केल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो यहाँ पे सेल जो है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई हैं जो आपके चैप्टर के, मैंने एनसीईआरटी में से ही लिखा है। आपके एनसीईआरटी के मैंने, आपका ये चैप्टर चालू कहाँ से हो रहा है? आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 से चालू हो रहा है, ठीक है। ये पेज नंबर 90 है, यहाँ से आपका ये चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है। 90, 91, इसके बाद मैंने 91 तक लिखा है। देखो यहाँ पे, पहले तो मैंने आपको क्या बोला? सेल जो है, सेल हमारा मतलब मेन, ठीक है। सेल, पहले ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गेनिज्म। फिर से ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल क्या है? सेल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस पढ़ने। सेल के क्या पढ़ने? स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज सेल, ठीक है। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल, ठीक है। सेल्स आर कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को अक्सर ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ब्रिक्स मतलब जिनसे बिल्डिंगें बनती हैं।
जैसे बहुत सारी ब्रिक्स वो रेड कलर की ब्रिक्स होती है ना, सो जैसे बहुत सारी ईंटें, बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक पूरी बिल्डिंग तैयार करती हैं। अगर ब्रिक्स नहीं होती तो आपकी बिल्डिंग का ढांचा ही नहीं बनता। सो उसी तरह से बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, मतलब सेल्स से ऑब्वियसली टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल। सेल आर कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है? ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया गया है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक बिल्डिंग्स। ब्रिक्स को मिला के क्या बनाया जाता है? बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, ब्रिक्स को मिला के क्या बनाया जाता है? बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल्स है, सेल्स से मिलके एक पूरी बॉडी बनती है ऑर्गेनिज्म की। सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। अब डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? सेल है वो पता कैसे लगा? ठीक है, सबके शरीर में सेल था। एक छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म है, एकदम छोटा, मतलब कहते हैं ना आपको एकदम जैसे ब्रेड। अब ब्रेड बहुत टाइम रख दो, ठीक है, ब्रेड के ऊपर क्या बन जाता है? एकदम फफूद जम जाता है। ठीक है, बहुत टाइम ब्रेड रख दो, खुला छोड़ दो, ग्रीन ग्रीन ऐसे। सो वो छोटा एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक छोटा ऑर्गेनिज्म हो जो ग्रीन कलर है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म, वो भी सेल का बना हुआ है। ठीक है, सो हर लिविंग थिंग, इवन वो जो आप पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स वगैरह में देखते हो साइड में ग्रीनरी, ग्रीनिश वो लग जाते, मतलब डेवलप होता है। ठीक है, पानी की वजह से डेवलप होता है, वो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी सेल हैं। ठीक है, मतलब हर इंसान जिसमें किसी भी फॉर्म में लाइफ है वो सेल है। ठीक है, हाँ, ब्रेड के ऊपर जो जमा होता है वो फंगाई होता है, उसमें लाइफ होता है। ठीक है, सो हर फॉर्म जिसमें लाइफ है वो किसका बना है? सेल का बना है। तो जिस तरह से एक पूरी बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, उसी तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है सेल्स से। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेल। सेल्स आर कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल्स को किससे कंपेयर किया गया है? ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया गया है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। ब्रिक्स को इकट्ठा करके क्या बनाया गया है? पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। और सेल्स को मिला के क्या बनाई गई है? पूरी बॉडी बनाई गई है। ठीक है, bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. अब सेल डिस्कवर कैसे हुआ? सेल कैसे डिस्कवर हुआ? तो एक बारी रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? ऑब्वियसली साइंटिस्ट थे, वो स्टडी करते रहते थे। तो एक बारी उन्होंने ट्री जो होता है ना, एकदम जो ट्री होता है, ठीक है, बहुत पुराना नहीं, ट्री होते हैं, बनियान ट्री, ऐसे जो एकदम पुराने, उसका कॉर्क मतलब उसकी छाल, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, वो कॉर्क उसने काटा, और वो काट के उसने क्या किया? उसको स्टडी किया एकदम एक माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी किया, उसको छोटे छोटे सेल्स दिखे। ठीक है, उन्होंने उसको नाम, मतलब उसने एकदम देखा बाकायदा इस तरह से, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर दिखे उसको, इस तरह से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखे। तो उसने और स्टडी किया, तो उसने देखा ये तो बहुत सारे सेल्स हैं, उसने इस टर्म को सेल नाम दिया। ठीक है, सो ये जो मतलब इसने देखा कि हर कोई एक वॉल से सेपरेटेड है। ठीक है, और उसने देखा कि तो बॉक्स की तरह है, बॉक्स की तरह है, और हर कोई एक एक मतलब सेपरेटेड है। ठीक है, सो आई थिंक शायद लैटिन भाषा में, पता नहीं, लैटिन भाषा में कंपार्टमेंट को सेल कहा जाता है, तो इसलिए उसने उसको सेल नाम दे दिया। ठीक है, मतलब इसने देखा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जैसे हैं, जैसे सेपरेटेड कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, जैसे रूम्स हैं, अलग अलग रूम्स हैं, उसको ऐसा लगा, मतलब जब उसने स्टडी किया, और इसलिए उसने इसका नाम सेल दे दिया। ठीक है, ये सेल नाम किसी भाषा में से ही आया है, इसका मतलब होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सो सेल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अगर आप मतलब किसने फाइंड किया, किसने, आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो किसने ये टर्म किसने कॉइन किया, मतलब टर्म नामकरण किसने किया, किसने डिस्कवर किया? सो ये किया हमारे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सो हमारे रॉबर्ट हुक ने, ये रहा रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में डिस्कवर किया सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल। सेल्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स। सेल क्या है? कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टडी,
मतलब ऑब्वियसली एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है और हर ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। मतलब उसकी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करो, एकदम कॉम्प्लेक्स है उसकी बॉडी डिजाइन। आप ह्यूमंस को, किसी एनिमल को, हैन, कॉक, किसी को भी आप कोई भी ऑर्गेनिज्म में स्टडी करो, एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। तो हम सब कॉम्प्लेक्स हैं, तो ऑब्वियसली हम बने हुए हैं सेल्स के, तो सेल्स भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स हैं। सो दे आर लिविंग। लिविंग वर्ड याद रखो, सेल्स लिविंग होते हैं, सेल्स लिविंग होते हैं, इसलिए हम इतने वो ऑर्गन्स में डेवलप, टिश्यूज में डेवलप होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन से, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। सेल्स लिविंग होते हैं इसीलिए, ठीक है। सो सेल्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल्स। Cells are complex living structures. Organisms made up of more than one cell are called multicellular. ठीक है, अगर एक से ज्यादा organisms made up of more than one cell, ठीक है, जो organisms एक से ज्यादा सेल से बनते हैं, more than one cell are called multicellular. ठीक है, एक से ज्यादा सेल से जो organism बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर। ठीक है, मतलब एक उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं, हम। मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स। ऑब्वियसली जो हमारा बॉडी डिजाइन है इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारे में तो ऑर्गन्स ही इतने सारे हैं, तो उन ऑर्गन्स के लिए टिश्यूज भी कितने चाहिए होंगे, उन टिश्यूज के लिए सेल्स कितने चाहिए होंगे, ठीक है। सो इसीलिए हम किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर। मतलब मोस्टली सारे जो भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, सारे किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, सब। अच्छा, फिर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिर्फ सिंगल सेल के बने हैं, ठीक है, ओनली सिंगल सेल, एक ही सेल, ठीक है, एक सेल में वो बन गए, ठीक है, उनको कुछ अलग मतलब ऑर्गन नहीं चाहिए, उनको कोई टिश्यू वगैरह नहीं चाहिए, वो एक ही सेल में उनका सब कुछ हो जाता है, उसी में वो डाइजेशन करते हैं, उसी में रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल के बनते हैं, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है और पैरामोशियम है, ठीक है, अमीबा और पैरामोशियम। अमीबा देखो, ये अमीबा इरेगुलर शेप्ड है, ठीक है, और ये बना हुआ है सेल का, ये सेल है और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अमीबा सेल है और साइटोप्लाज्म। और पैरामोशियम ये देखो चप्पल शेप्ड है, पैरामोशियम क्या है, ये चप्पल शेप्ड है, स्लीपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये दोनों यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल, एक ही सेल में ये सारे बने हुए हैं, इनमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन ये सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, ठीक है। सो अमीबा देखो यही, ये रेस्पायर भी यही करेगा, एक्सक्रीट भी यही करेगा, डाइजेस्ट भी यही करेगा, ठीक है। और ये देखो ये पैरामोशियम है, पैरामोशियम भी अंदर देखो बहुत सारे, इसके अंदर भी बहुत सारे अंदर, इसमें भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ देखो, ये देखो इसके साइड में ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो सीलिया है जिसे ये मूव करता है, देखो ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है तो इससे मूव करता है, ठीक है। सो तो ये देखो अमीबा है और ये है पैरामोशियम। सो दोनों सिंगल शेप्ड हैं और दोनों अंदर एक ही में, जैसे देखो हम हैं, जैसे हम ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। आप देखो पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे हो, आपने बहुत सारे नाम सुने, 7th में आपने मतलब मेरे ख्याल से 7th में सेकेंड चैप्टर था, आपने ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। आपने न्यूट्रिशन पढ़ा कि हम लोग न्यूट्रिशन पे, हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, फिर आपने पढ़ा हम रेस्पिरेशन करते हैं, फिर आपने पढ़ा हम डाइजेशन करते हैं, फिर आपने पढ़ा हम एक्सक्रीशन करते हैं, हम इतने सारे प्रोसेस करते हैं। सो हर प्रोसेस के लिए हमें अलग अलग ऑर्गन चाहिए होता है, ठीक है। सो डाइजेशन के लिए स्टमक चाहिए होता है, ठीक है। तो मतलब आप अलग अलग प्रोसेस के लिए आपको अलग अलग एक एक ऑर्गन चाहिए होता है, उससे सारा प्रोसेस होता है आपका। एक्सक्रीशन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये सब जो आपके ऑर्गन्स हैं, तो आपको डिफरेंट ऑर्गन है, हमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। पर ये जो सिंगल सेल है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंगल सेल है, इनको तो एक ही में सारा काम करना पड़ता है, मतलब एक ही में उनका डिजाइन ही ऐसा होता है। और ये इतने ज्यादा मतलब सिंगल सेल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, आपको आपकी नेकेड आई से तो कभी दिखेंगे ही नहीं, आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है। जब रॉबर्ट हुक ने भी सेल पता लगाया था, मतलब रॉबर्ट हुक कौन है, वो डिस्कवरर है सेल का। रॉबर्ट हुक नहीं होता तो हम ये चैप्टर ही नहीं पढ़ रहे होते सेल। सो रॉबर्ट हुक की वजह से सेल की डिस्कवरी हुई। तो उसने भी जब डिस्कवर किया तो उसने क्या डिस्कवर किया, उसने
माइक्रोस्कोप के अंडर ही डिस्कवर किया, ठीक है। पर उसने स्टडी किसकी की? छाल की, ठीक है। कॉर्क ऑफ अ ट्री या बार्क, उसको BAR के बार्क भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा ट्री का काट के उसने स्टडी किया, ठीक है। और उसने देखा वो सेल्स का है। तो सेल भी मतलब उसने सोचा कि भाई ट्रीज हैं, लिविंग होते हैं। सो इस तरह से फिर उसने धीरे धीरे आइडिया जनरेट की। फिर आगे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने नया 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 निकाला। सब 9th में डिटेल में पढ़ोगे। 9th में फिर से यही चैप्टर इसी नाम से, सेल नाम से ही फिर से आप पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो कि सेल के आगे जो सेल के दूसरे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे अंदर जो पार्ट्स हैं सेल के अंदर, वो किसने डिस्कवर किए, ठीक है। सो सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7th में आपने इसकी स्टार्टिंग कर ली थी। 7th में चैप्टर 1 था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें एक बॉक्स होता था, उसमें उन्होंने सेल की स्टार्टिंग करा दी थी आपको। 8th में आप थोड़ा फिर से स्टार्टिंग जैसा ही पढ़ रहे हो, आप अभी ABCD पढ़ रहे हो। 9th में आपको ये थोड़ा मतलब पूरा सेल टॉपिक के अंदर और डिटेल में पढ़ोगे कि सेल के और हिस्से किसने फाइंड किए। रॉबर्ट हुक तो मेन डिस्कवरर था सेल का, पर जो सेल के अंदर जो चीजें हैं, सेल के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, सेल थोड़ी खाली होगा। सो उसके अंदर क्या है वो किसने डिस्कवर किया, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ देखो हम बात कर रहे थे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन है? अमीबा और पैरामीशियम। अगर अमीबा की शेप देखो, तो अमीबा की शेप इरेगुलर है। देखो कुछ फिक्स शेप नहीं है। अमीबा की कोई भी आप कैसी भी शेप बना दो, ठीक है। आपकी ड्राइंग बुरी है ना, कुछ भी कर दो, वो अमीबा की शेप बन गई। अमीबा के अंदर देखो बहुत सारे सेल्स है और ये साइटोप्लाज्म है। उसी तरह से ये पैरामीशियम है। पैरामीशियम की कैसी शेप है? स्लिपर शेप, चप्पल जैसी शेप है। और भले वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है पर थोड़ा सा मूव कर पाता है। तो उसको मूव करने के लिए क्या करता है? ये मूव करने के लिए ये सीलिया, ये जो यहाँ पे सीलिया है, ये सारी लाइनिंग है, ये इसकी मदद से मूव करता है। इसको बॉडी मूवमेंट के लिए क्या भले सिंगल सेल्ड है पर थोड़ा घना जो भी ये मूव करता है, जितना भी मूव करता है उसको उसके लिए ये सीलिया की मदद से ही मूव कर पाता है, ठीक है। सो अमीबा है और ये क्या है? ये है पैरामीशियम है, ठीक है। सो दोनों क्या करते हैं? दोनों करते हैं अपने अपने काम एक ही सेल में कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम अमीबा और पैरामीशियम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अमीबा और पैरामीशियम आपकी टेक्स्ट में बहुत अच्छे से ड्रॉ किया गया है। मैंने भी थोड़ा घना ढंग से ही बनाया है, तो आपको जहां से भी ड्रॉ करना हो आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम अमीबा और पैरामीशियम को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये अमीबा और पैरामीशियम मैं रखती हूँ, बाकी सब यहाँ रख कर लेती हूँ। आप लिखना ये सारा, मैंने ये सारी पॉइंट्स आपके चैप्टर में से ही बनाई है, ठीक है। कभी आपको ऐसे हो कि बहुत जल्दी है, कुछ इस चैप्टर का रिवीजन करना है, तो आप ये पॉइंट्स आराम से पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो। पूरी चैप्टर में से कई बाहर से नहीं है। अच्छा, अभी हम अमीबा और पैरामीशियम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अमीबा मैंने आपको क्या बोला? इरेगुलर शेप है, कुछ फिक्स शेप नहीं है, उसके अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं। वो भी मूव करता है। वो कैसे मूव करता है वो अभी हम देखेंगे। इसकी शेप तो इरेगुलर है, मैंने बोल दिया आपको। पैरामीशियम की शेप है स्लीपर शेप, वो भी मैंने आपको बता दिया। पैरामीशियम कैसे मूव करता है? सीलिया की मदद से मूव करता है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ही ली अमीबा पैरामीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी हम देखते हैं और क्या हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और भी आपकी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो हम और भी देख लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर 92 से मैं पढ़ रही हूँ कि मतलब कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दी। अच्छा, पहले तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड में पाए जाते हैं। दोनों कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड में। तालाबों, नदियों में, छोटे छोटे से साइड में ये पॉन्ड्स वगैरह पानी आप कलेक्ट कर लो और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। पॉन्ड में पाए जाते हैं। सो शेप ऑफ अमीबा। सो अमीबा के बारे में आप थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। सो हमने थोड़ा सा तो यहाँ लिख दिया है, फिर भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। सो अमीबा के बारे में, तो अमीबा का एक पहले तो आप है ना, एक ये अमीबा है, पता है आप 10th में भी पहुंचोगे ना तो भी अमीबा पढ़ोगे, ठीक है। ये ऐसा है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इसका बेस्ट एग्जांपल यूनिसेलुलर में अमीबा पैरामीशियम। ये तो एग्जांपल्स तो जैसे ऐसे ही लिए जाते हैं, ठीक है। 10th में, फिर 11th 12th में भी ऐसे ही ले ली जाते हैं, ठीक है, बायो वगैरह जो लेता है। अच्छा, अब यहाँ देखो अमीबा। सो अमीबा क्या है? अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो अमीबा हैज
नो डेफिनेट शेप। देखो अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं है और ये अपना शेप बदलता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। देखो अब ये ना ये देखो ये प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, देखो ये वाले ये प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्शंस हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये सूडोपोडिया बोलते हैं। ये क्या करता है, अपने इस शरीर का एक भाग उसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर देता है, उसको थोड़ा सा लंबा कर देता है और कहीं खाना दिखता है वो तुरंत उस भाग से अंदर ले लेता है, ठीक है। मतलब मूव भी उसी से करता है, खाना भी उसी से अंदर लेता है। इसके जो ये भाग है खुद को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, जब खाना देखते हैं तो खुद को बढ़ा देते हैं और फिर खाना अंदर कर लेते हैं, सारा एक्सक्रीट डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, मूव भी इसी से करते हैं। तो सूडोपोडिया मतलब इसके शरीर में ही ये अपने शरीर से ही एक जूठा पैर बना लेता है। पैर है ही नहीं इसके पास, फीट है ही नहीं चलने के लिए। जैसे देखो पैरामीशियम में एक बात है, उसके पास सीलिया है उससे चलता है, क्लियर, पर इसके पास कुछ चलने जैसा कुछ अलग सा नहीं है। तो ये अपनी बॉडी में से इसी जैसे ये पूरी बॉडी है इसी में से एक प्रोजेक्शन ऐसे बना लेता है, प्रोजेक्शन जैसा, और वो क्या करता है उसी से ही मूव करता है, उसी से खाना अंदर लेता है और इसीलिए इसके बॉडी के उस ऑर्गन को सूडो ऑर्गन तो है नहीं सॉरी उसके बॉडी के उस पार्ट को, उस सेल के उस हिस्से को क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, जूठा फीट, मतलब सच्ची उसका फीट होता ही नहीं, वो जूठा बना देता है, ठीक है। Amoeba has no definite shape. It keeps on changing its shape. The projections of varying lengths protruding out of its body, मतलब वो जो इसके शरीर में से जो निकलते हैं प्रोजेक्शंस निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। The projections of varying lengths protruding out of its body are called pseudopodia. देखो जो प्रोजेक्शन बहुत सारे जो बॉडी में से जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं, बॉडी में से प्रोजेक्शंस वाला इस तरह से बॉडी, ये जो बॉडी है इसमें से जो प्रोजेक्शंस निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सो द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ ठीक है, द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स, तो अलग अलग प्रोजेक्शंस होती हैं और जो बॉडी में से निकलती है, प्रोट्रूड करती है मतलब निकलती हैं। The projections of varying length protruding out of its body are called pseudopodia. उसे क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, ठीक है। और ये खुद ही आती हैं और खुद ही जाती हैं, ठीक है। These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds, ठीक है। मतलब यहाँ देखो ये जो प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस मतलब ये जो निकालता है, ये अमीबा जो बाहर निकालता है
ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो मतलब वो खुद ही डेवलप होती है, खुद ही गायब हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अमीबा आगे बढ़ता है, खाता है, सो खुद ही डेवलप होती हैं और खुद ही गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब कोई पूछे सूडोपोडिया का काम क्या है, फंक्शन ऑफ सूडोपोडिया क्या है, और ये घड़ी घड़ी शेप क्यों बदलता रहता है, ये अमीबा अपना शेप क्यों बदलता रहता है, तो चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। जो शेप बदलता है घड़ी घड़ी वो किसकी वजह से बदलता है, सूडोपोडिया की मदद से बदलता है, विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, ठीक है, विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, ठीक है। देखो मतलब ये शेप बदलता रहता है, ये शेप कैसे बदलता रहता है, सूडोपोडिया की वजह से ये शेप बदलता रहता है। सो विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग, मतलब ये इसकी वजह से, इस सूडोपोडिया की वजह से मूव कर पाता है और खाना भी इसी की वजह से खा पाता है। ये जो है ना, इसकी वजह से ये मूव भी कर पाता है और खाना भी इसकी वजह से ही खा पाता है, ठीक है। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, जो शेप बदलता है वो सूडोपोडिया के फॉर्मेशन की वजह से है, विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, ठीक है। सो इसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूड विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, खाना खाने में काम आता है, ठीक है। सो अच्छा, इसके बाद देखें ये अमीबा हो गया। तो इसमें ऐसे एग्जाम में फंक्शंस आते हैं कि सूडोपोडिया का क्या काम है, तो सूडोपोडिया का क्या काम है, मूवमेंट में मदद करता है और खाने के लिए, ठीक है। और यही कारण है सूडोपोडिया की वजह से इसकी शेप घड़ी घड़ी बदलती रहती है, ठीक है। अभी एक और सिंगल सेल शेप्ड है, ठीक है। पैरामीशियम के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, पर पैरामीशियम में सिर्फ इतना है कि भाई वो सीलिया की मदद से मूवमेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट के लिए इसको सूडोपोडिया चाहिए होता है, ठीक है। सो ये पूरा अमीबा के बारे में है। आपको सूडोपोडिया का फंक्शन आ सकता है कि भाई सूडोपोडिया का काम क्या है, तो मूवमेंट है और फूड कैप्चर करना। और सूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, मतलब प्रोजेक्शंस की तरह खाने के लिए और फूड के लिए वो डेवलप होता है, ठीक है। सो अभी हम एक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। एक और सिंगल सेल की बात करेंगे जिसका नाम है WBC। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, वो ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। सो एक और हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, WBC। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल है WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल है। WBC इन ह्यूमन ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। WBC क्या है, वो हमारे ब्लड में ही पाया जाता है, ठीक है। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ये वाले सेल्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं और इन सेल्स की वजह से जो हमारा इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होता है। मतलब ये सोल्जर्स माने जाते हैं हमारे शरीर के। कोई भी बीमारी वगैरह लगती है तो ये WBC तैयार हो जाते हैं और उस बीमारी से लड़ते हैं। बीच में आपने देखा होगा डेंगू के बहुत केसेस हुए थे, अगर आपको याद हो, दिवाली के टाइम, ठीक है। बहुत सारे केसेस में हमारे एक आध तो हमारे ट्यूशन के बच्चों को भी हुए थे। मतलब ऑब्वियसली संख्या है तो एक आध बच्चों को था, तो वो कैसे हुआ होगा, तो उनका मतलब ऑब्वियसली मच्छर वगैरह ने काटा होगा या कुछ होगा, पर इम्यून सिस्टम वीक होता है किसी का, ठीक है। ये सेल्स तभी जो
WBC है प्रोटेक्ट करता है, WBC क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पर किसी के काउंट कम हो जाते हैं, WBC का काउंट, वाइट ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है, तो ये वाले जो सेल, ये जो भी और बाहर से फंगाई बैक्टीरिया वो तुरंत आपकी बॉडी को अटैक कर देते हैं और आपकी बॉडी को डैमेज होता है। ठीक है, सो WBC का काउंट हमेशा जब भी बीमार होते हैं तो WBC का काउंट देखा जाता है कितने काउंट्स हैं। तो जो डेंगू हुआ था सब बच्चों, उनके काउंट्स कम होते जा रहे थे, WBC के क्या हो रहे थे, काउंट्स क्या हो रहे थे, कम होते जा रहे थे। सो मतलब WBC का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सो WBC भी एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। ठीक है, सो WBC इन ह्यूमन ब्लड, जो ब्लड में WBC पाया जाता है इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। सो WBC क्या है, ह्यूमन ब्लड में सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, और ये क्या होता है, अपनी शेप बदलता रहता है। बट वाई WBC इज अ सेल, देखो WBC एक सिंगल सेल है, जबकि अमीबा अगर आप देखो तो जैसे वो एक ऑर्गेनिज्म है। अगर आप अमीबा का डिजाइन देखो, मैंने रब कर दिया, अगर WBC देखो वो एक सेल है, सिंपल सेल है, छोटा सा सेल है, जबकि अमीबा देखो तो एक पूरा आपको ऑर्गेनिज्म दिखेगा, जैसे मतलब वो हर फंक्शन करता है, वो एक्सक्रीशन करता है, डाइजेशन करता है। सो अमीबा एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, और जो WBC वो एक सिंगल सेल है हमारे ब्लड में, जबकि अमीबा भी सिंगल सेल ही है, पर वो सब सारे फंक्शंस करता है। ठीक है, सो तो देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो WBC, ये भी अपनी शेप बदल सकता है। ठीक है, सो मतलब देखो आपने देखा हर किसी की अलग अलग शेप होती है, हर मतलब जो हर सेल होता है उसकी एक डिफरेंट शेप होती है, हर सेल की होती है डिफरेंट शेप। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सेल्स मिलके मतलब ब्लड में भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, हमारे मसल्स में भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, नर्व में भी बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो ये जो शेप होती है ना कहीं फंक्शन में मदद करती है। मतलब ये शेप ऐसे ही शेप नहीं होती है, हर ऑर्गेनिज्म की शेप ऐसे ही नहीं होती है, वो शेप इस तरह से बनाई गई होती है कि वो फंक्शंस में मदद करे। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे हम अभी देखो, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, हमने ये सिंगल सेल के पढ़े, अब शेप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की शेप्स पढ़ेंगे हम। सो सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। तो देखो सेल्स की बहुत सारी शेप हो सकती है। सेल्स की कैसी कैसी शेप हो सकती है, सेल्स राउंड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, या एलोंगेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, सेल्स राउंड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, एलोंगेटेड भी हो सकते हैं। कुछ सेल्स लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड से, और कुछ सेल्स कैसे होते हैं, सम सेल्स आर long and some cells are long and pointed at both ends. ठीक है, कुछ सेल्स राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं, और कुछ सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं। और अच्छा, इसका मतलब लॉन्ग और पॉइंटेड, देखो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ऐसे, तो ये क्या हुआ, लॉन्ग, देखो ये क्या हुए, लॉन्ग हुए, लंबे। ठीक है, ऐसे होते हैं। सो देखो ये क्या हुए, ये लंबे हैं, लॉन्ग, एलोंगेटेड और पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से क्या होते हैं, पॉइंटेड। तो इसे कौन सी शेप कहा जाता है, इस शेप का नाम है स्पिंडल शेप। यहाँ जो मैंने लिखा ना, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, स्पिंडल शेप। इसे स्पिंडल कहा जाता है, इस शेप को स्पिंडल शेप। ठीक है, सो तो ये स्पिंडल शेप, ये कौन सा है, ये एक्चुअली हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। ऐसी शेप के सेल्स हमारे मसल्स में, आप जो ये पुल पुश करते हो, आप एक्सरसाइज कर पाते हो, मसल सेल्स, तो वो किसकी वजह से कर पाते हो, मसल सेल्स। और मसल सेल्स कौन सी शेप के होते हैं, ये स्पिंडल शेप। तो ये है हमारे मसल सेल्स। ठीक है,
आपको मेरा डायग्राम अच्छा ना लगे तो ये आपकी एनसीईआरटी में पेज 92 से ही मैं बना रही हूँ, आप वहां से देख लेना, ठीक है। मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक ही है, मैं टेक्स्ट बुक ही फॉलो कर रही हूँ और कुछ नहीं फॉलो कर रही हूँ, तो आपको टेक्स्ट के अंदर ही ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आपका स्पिंडल शेप हुआ। इसके बाद सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, तो ये देखो ये हमने इसे स्पिंडल शेप बनाया। फिर सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड, ठीक है। सो राउंड वाले शेप्स भी होते हैं। स्फेरिकल, तो स्फेरिकल कौन से थे? रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी ये भी ब्लड में ही पाया जाता है, जैसे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स किसमें पाए जाते थे? ब्लड में। वैसे आरबीसी भी ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स भी ब्लड में ही पाए जाते हैं। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन पता है ना आपको? सो हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ठीक है। ऑक्सीजन थोड़ा डिटेल में आप पढ़ोगे। सो आरबीसी से हीमोग्लोबिन, और जिसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको अनेमिया डिजीज होती है, मतलब खून की मतलब कमी नहीं होनी चाहिए। सो आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड में आरबीसी है, तो आरबीसी का शेप क्या है? सो आरबीसी राउंड होते हैं। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, ठीक है। सो मैं एक ही बनाती हूँ, ठीक है। सो आरबीसी है, सो ये आरबीसी है, स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस। सो ये स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स। चलो 2 बना दिए, ठीक है। सो ये आरबीसी हुआ। इसके बाद कई बारी ये कैसे होते हैं? सेल्स की शेप कैसे होती है? सेल्स आर समटाइम्स क्वाइट लॉन्ग, कई बार बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। सो सेल्स आर समटाइम्स क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। कई बार सेल्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और कई बार एकदम ब्रांचेस में होते हैं, जैसे ब्रांच होती है ना ट्री की, वैसे होते हैं, ठीक है। सो ये ब्रांच जैसे सेल हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में, नर्व सेल्स बोलते हैं उसे, ठीक है। सो ठीक है। सो नर्व सेल्स कैसे होते हैं? नर्व सेल्स हमारे एकदम ब्रांच जैसे होते हैं, ब्रांच लाइक सेल्स होते हैं। सो सम सेल्स आर branched like the nerve cell और अ न्यूरॉन, ठीक है। कुछ सेल्स कैसे होते हैं? एकदम ब्रांचेस की तरह होते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल क्या है? न्यूरॉन जैसे हमारे पूरे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? सेल है ना। वैसे हमारी ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, हमारी ब्रेन या नर्वस सिस्टम का बेसिक या स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नर्व सेल, न्यूरॉन। न्यूरॉन से ही, ये न्यूरॉन की वजह से, न्यूरॉन सेल्स की वजह से आपका पूरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। जो ब्रेन है, पूरा ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये इसकी वजह से, ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन की वजह से है, ठीक है। सो ये ब्रांच है, ये किस तरह से बनता है? ये ब्रांच जैसा होता है, ठीक है। जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, वो नर्व सेल हमारे ब्रेन में पाया जाता है, मसल सेल्स मसल में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स ब्लड में पाया जाता है। सो इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप इस तरह से, ब्रांचेस हैं, जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं वैसा है, ठीक है। ये इस तरह से ब्रांचेस हैं, फिर ये इस तरह से। इसके लिए आप डिटेल में पढ़ोगे, आप ये पूरा डिटेल में आने वाला 9th में आपको आएगा, ठीक है। इवन 10th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, ठीक है। ये तो अभी शुरुआत है आपकी। इसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, जितना आपकी बुक में मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर आगे आप इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में 9th में पढ़ोगे और आगे 10th में भी, ठीक है। सो ये आपके, ठीक है। सो ये है आपका नर्व, ये आपका नर्व सेल है, ठीक है। ये अंदर सेल है और ब्रांचेस भी हैं इसके, तो ब्रांचेस भी बनाएंगे इसके, ठीक है। सो इस तरह से ये ब्रांचेस बनेंगे।
ठीक है। सो ये ब्रांचेस हैं सारे। ठीक है, ये सारा नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन। तो कोई पूछे नर्व सेल या न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, इसी से ही हमारा सारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। नर्व सेल का काम क्या है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का काम क्या है, सो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्व सेल का काम क्या है आखिर। सो द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस। The nerve cells receives and transfer messages a nerve cell receives and transfer messages, thereby help to control and coordinate the working of different parts of body। ठीक है, जो नर्व सेल्स है, नर्व सेल क्या करते हैं, मैसेजेस रिसीव करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं। रिसीव भी करते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं। और इसलिए क्या करते हैं, कहाँ से मैसेज रिसीव ट्रांसफर करते हैं, मतलब ब्रेन। ठीक है, तो जैसे आपके सामने कोई कुत्ता आ गया, ठीक है, तो अब आपको पता है मुझे भागना है, तो कौन आपके दिमाग पे वो मैसेज कौन पहुंचाएगा, ऑब्वियसली आगे से आपको मैसेज आएगा कि भाई भागो, डॉग है। ठीक है, अब ये मैसेज आपको अपने पैरों को पहुंचाना है, भाई भाग। ठीक है, सो ये जो मैसेज लेना जो सब एक्चुअली कर कौन रहा है, ब्रेन कर रहा है। ठीक है, तो ब्रेन के नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स का काम क्या है, द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस। ठीक है, नर्व सेल क्या करते हैं, रिसीव भी करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं मैसेजेस, देयरबाय हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसलिए जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं उसे कंट्रोल करते हैं, उसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद तो ये हमारा सेल का हुआ। ठीक है, सो हम आज इस कंपोनेंट्स ऑफ द आर एनक्लोज्ड इन द ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप। अच्छा, अब शेप कौन देता है, देखो इसकी शेप क्या है, इसकी शेप है ब्रांच्ड, इसकी शेप क्या है, इसकी स्पिंडल शेप है, इसकी है स्फेरिकल शेप। इनको शेप दी किसने, सेल को शेप किसने दी। ठीक है, सो सेल को शेप कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन देती है। सेल को शेप कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर है ना एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन का मतलब आप कवरिंग बोल सकते हो, जैसे ये हमारे शरीर पे किसकी कवरिंग है, स्किन की कवरिंग है, तो वैसे सेल के बाद भी बाहर एक कवरिंग होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसकी वजह से सेल मतलब सेल को शेप मिलती है, चाहे वो प्लांट का हो या चाहे वो एनिमल का हो। ठीक है, और प्लांट सेल्स को भगवान ने एक और कवरिंग दी है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, सेल वॉल भी दिया है। ठीक है, प्लांट्स के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी है। ठीक है, सो बस अभी ये शेप किसने दी। ठीक है, अभी हम वो पढ़ेंगे कि हु गिव द शेप। So what has given shape। ठीक है, शेप कैसे मिलती है। ठीक है, और मतलब शेप कैसे मिली, सो शेप किसकी वजह से मिली, सेल को शेप किसने दी, सेल मेम्ब्रेन ने दी। किसने दी, सेल मेम्ब्रेन provides shape to the cells of plants and animals।
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ने क्या दी, सेल मेम्ब्रेन ने शेप दी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, दोनों को। और प्लांट्स के पास एक और है सेल वॉल ने, ठीक है। तो कोई बोले शेप कैसे दी सेल्स को, तो सेल मेम्ब्रेन ने दी, ठीक है। और सेल वॉल क्या है, सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग over the cell membrane. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. ठीक है। सेल वॉल क्या है, एडिशनल कवरिंग है, ठीक है। सेल वॉल मेम्ब्रेन के अलावा एडिशनल कवरिंग है। सो इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। सो इससे भी क्या होता है, प्लांट को शेप और रिजिडिटी मिलती है। इट गिव्स, सो ये क्या देता है, सेल वॉल क्या देता है, सेल वॉल गिव्स शेप एंड रिजिडिटी to these cells, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल्स को शेप और रिजिडिटी देता है, ठीक है। सेल वॉल सेल्स को शेप और रिजिडिटी देता है। सो बैक्टीरियल सेल को भी एक सेल वॉल होती है, ठीक है। सो बैक्टीरियल सेल, ये एक अलग सा आंसर है, ये आपको एमसीक्यू में काम आएगा। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल, ठीक है। मतलब प्लांट या एनिमल का सेल होगा, उसमें खाली सेल मेम्ब्रेन होगी। जैसे आपके शरीर में, मेरे शरीर में, या किसी डॉग कैट किसी के भी शरीर में सेल होगा, उसके ऊपर क्या होगी, सेल वॉल होगी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, सॉरी हम सबके शरीर सेलों में सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, शेप देती है सेल को। पर जो प्लांट्स होते हैं उनको कुदरत ने सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और उनको प्रोटेक्शन का दिया है, वो सेल वॉल होता है प्लांट्स में, ठीक है। सो मतलब जो भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सबको एक और एक्स्ट्रा भगवान ने दिया है आउटर कवरिंग, उसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सो सेल वॉल है, सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स। सेल वॉल गिव्स द शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। तो देखो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ शेप देता है, जबकि सेल वॉल प्लांट्स के लिए क्या करता है, वो उनको शेप भी देता है और रिजिडिटी भी देता है। रिजिडिटी का मतलब उनको कठन बनाए रखता है, ठीक है। जितनी भी हवा या कुछ भी पानी, आंधी, तूफान, तो वो खड़े रहते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक खास बात, बैक्टीरियल सेल, जो सेल्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास भी सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि सिर्फ प्लांट्स के पास होता है, बैक्टीरिया के पास भी सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो आज हम यही एंड करते हैं, हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे, और जो हमने पेज नंबर 93 पे साइज ऑफ द सेल्स के ऊपर तक किया, ठीक है। पेज नंबर 93 पे साइज ऑफ द सेल्स के ऊपर तक हमने किया, ठीक है। सो बाकी हमारा रहा, वो शायद कल हो जाएगा हमारा, तो आप यहाँ तक रीड कर लेना, ठीक है। शेप ऑफ द सेल्स लास्ट टॉपिक था, हाँ, शेप ऑफ द सेल्स हमने टॉपिक पूरा पढ़ा। पेज नंबर 93 पे आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है, वहां तक पढ़ लेना। आपको चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक दो बार अच्छे से लेक्चर सुनोगे, एक बार ये रीड कर लोगे तो बहुत हो गया, ठीक है। आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सारा करिएगा काम और मुझे जरूर भेजिएगा। चलें, थैंक यू।